देखिए, मुझे इस बात की संतुष्टि है कि पिछले 5 साल में जो मैं विधायक रहा, मैंने हर मुद्दे को अपनी विधानसभा पे उठाया। चाहे आपका बस स्टैंड का हो, चाहे एम्स बनाने के लिए हमने आवाज़ उठाना हो, चाहे धावड़ा का बस स्टैंड हो, मेवाड़ी से जो गंदा पानी आता है धावड़ा के अंदर, मसानी बराज के अंदर आप देखते हैं जो उन्होंने केमिकल पानी ये छोड़ रहे हैं। तो हमने हर मुद्दे को उठाया और मेरी ये कोशिश रही कि जितने भी मेरे गाँव हैं, उनमें और शहर में हम विकास कार्य कराएँ। तो मुझे इस बात की संतुष्टि है कि विपक्ष में होने के बावजूद भी हम लोगों ने जितना हो सका हमारे यहाँ पर काम किया। देखिए, हमने जो घोषणाएँ की थी वो तो आपको पता है कि सरकार में आने के बाद ही आप अपना मैनिफेस्टो है उसको पूरा कर सकते हैं। फिर भी हमारी कोशिश रही कि हम हमारे काम को कर सकें। मैंने जैसा आपको बताया किसी गाँव में हमने चौपाल बनवाई, कहीं हमने फिरनी का ठीक करवाई, कहीं हम लोगों ने अम्बेडकर भवन बनाए, कहीं पार्क बनवाए, कहीं जिम बनवाए, पाइपलाइन कुछ जगह पर डाली। तो हमारी ये कोशिश रही कि हर विधानसभा के लोगों के लिए हम काम करें। देखिए, हमने लगातार प्रयास किया। धावड़ा का गंदे पानी की एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके लिए हमने पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई और उसका कहीं ना हद तक हम कहेंगे हम समाधान करवाने में सफल भी रहे। उसके अलावा आप देखिए एम्स के लिए मैंने शुरुआत से आवाज़ उठाई थी और लोगों के संघर्ष की वजह से आज एम्स का 9 साल में ही सही काम तो शुरू हो पाया। तो मुझे लगता है वो जनता की जीत है और हमने भी उसके अंदर पूरी कोशिश करी थी। जो भी लोगों के मुद्दे थे उनको हमने सदन के बाहर भी अंदर भी उठाया। तो मुझे लगता है हमने हमारी तरफ से पूरी ताकत लगाई कि लोगों के हर मुद्दे को हम उठाएँ। देखिए, ये तो रेवाड़ी का हर आपको व्यक्ति बता देगा कि किसी के मरने जीने में, सुख में, दुख में मैंने हमेशा अपनी भागीदारी निभाई है। मेरे पिता भी हमेशा ये कोशिश करते थे कि हर जगह पहुँचें और मुझे लगता है यही कारण रहा कि मेरे पिता यहाँ से 6 बार विधायक रहे लगातार। मुझे यहाँ की जनता ने पहली बार में चुनकर भेजा क्योंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की समस्याओं को उठाते हैं। कि जैसा मैंने आपको बताया धावड़ा का बस स्टैंड हो, रेवाड़ी का बस स्टैंड हो, बॉयज़ कॉलेज हो, आपका मसानी बराज में जो गंदा पानी छोड़ रहे थे, आपका हम लोगों ने एम्स की आवाज़ को उठाया। तो ये कोशिश रही हर मुद्दे को हम उठाएँ, चाहे बेरोज़गारी का मुद्दा हो आज जिस तरह से बढ़ रही है, महंगाई के मुद्दे को हम लोगों ने उठाया, भ्रष्टाचार जो भारी आज है, फैमिली आईडी की वजह से, प्रॉपर्टी आईडी की वजह से जो परेशानी, उन सब लोगों को हमने विधानसभा में उठाया। रिपोर्ट कार्ड खुद ही दे देते हैं कि मैं तो विपक्ष में रहा और मेरी चली नहीं, तो मैं उनका क्या रिपोर्ट कार्ड बताऊं जो व्यक्ति अपने खुद स्वीकार कर ले इस बात को कि उसको चलानी नहीं आई। जनप्रतिनिधि हो आप, चाहे बेशक विपक्ष के एमएलए हो, अगर आप में आपको काम कराने में आपकी क्षमता हो, जैसे मैं आपके सामने बैठ कर रहा हूँ, मैं तो कभी किसी पद पर ही नहीं रहा। आज मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आपकी कोई परेशानी दुख तकलीफ है तो हमें बताओ। हम इस देश के नागरिक होने के नाते और एक बुद्धिजीवी होने के नाते, वकील होने के नाते आपको न्याय दिलाएं। मैंने कहा ना कि उन्होंने तो अपनी जो इतिश्री कर दी कि मेरे तो विपक्ष में था, मैं तो कोई काम कर ही नहीं पाया। तो उन्होंने अपनी नाकामी खुद स्वीकार कर लिया। बेटा है हमारा, मैं उनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता। और जब कोई खुद अपनी उस बात को स्वीकार कर ले तो उस पर ज़्यादा कोई टिप्पणी करने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत भी। बच्चा है और बड़े घर का है और वहाँ जो कुदरती विरासत में इतना कुछ मिला है कि उसको संभालने में भी समय चाहिए। जो गुड़गांव में आलीशान जो फ्लैट है जिनकी कीमत इतनी है कि मेरी तो जवान लड़खड़ा जाएगी उसकी कीमत बताते वक्त, तो वो ऐशो आराम जो ज़िंदगी है वो जीने के लिए जो साधन मुहैया करा दी परिवार ने, तो उसमें रहे कि यहाँ जनता की सुने। यहाँ तो प्रवासी के तौर पे अभी आता है पूरा परिवार ही कि अब ये वोट है, तो इनके लिए तो एक ये समझो त्यौहार की तरह है कि वे यहाँ आएंगे और त्यौहार मना कर अपने आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं। जैसे कोई बड़ा सेठ आता है, वो त्यौहार फुलझड़ी चलाई, घूमे फिरे, ढोल बजवाए, गली में अपने आप को ये साबित किया कि हम तो एमएलए नहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। और अब मैं देख रहा हूँ प्रचार का जो माध्यम भी है वो आगे आगे ढोल बज रहा है, पीछे पीछे घूम रहे हैं, गलियों में लोग समस्या खुद बता रहे हैं और उनके खिलाफ अपने आप ही लोग कह रहे हैं। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपके अगर, और आज मुझे पता लगे हमारे मित्र हैं, एक समय में हमने अशोक अरोड़ा जिन 7 पार्टी मिल के काम किया है, उनको भी आज के यहाँ 2-3 कार्यक्रम बुलाया हुआ है। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि आपके खुद के जो आप इतने बड़े लीडर हो, आप कहते हो हम अहिरवाड़ के सबसे कद्दावर नेता भाई कैप्टन अजय सिंह, उनके बेटे को आज हमारे दोस्त भाई अशोक अरोड़ा की ज़रूरत पड़ रही है। ये सोचने का विषय है कि आज क्यों उनको इस बात के लिए कि एक पंजाबी समाज का नेता आए और वो इनकी वोट मांग के जाए। आप क्यों नहीं कर पाए पंजाबी समाज के काम
आपने क्यों नहीं दिया पंजाबी समाज के नौजवानों को रोज़गार? आपने क्यों नहीं उनके व्यापार में मदद की? आप क्यों इस तरह की आपने बात की कि आज आपको पंजाबी समाज के नेता की ज़रूरत पड़ रही है? भाई साहब, ये बड़े लोग हैं, इनके चंडीगढ़ में भी घर हैं, इनके दिल्ली में भी घर हैं, इनके गुड़गांव में भी घर है, इनके कसौली में भी घर है। उस काम को संभालने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अपने व्यापार को, जो मोटरसाइकिल की एजेंसी है बहरोड में, उसको देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अपने पंपों को और जो ये फैक्ट्रियाँ लगा ली मानेसर में, उनको संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे? तो ये सब काम इनको क्या है, वो ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। यहाँ जनता कोई बहुत ज़्यादा इनके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इनकी एक बात समझ में आ रही है, अगर तुम काम करोगे तो जनता वोट नहीं देगी। बिना काम के इनको किसी की सर दर्द हो जाए और बगैर गोली ठीक हो जाए तो गोली क्यों लेगा? तो इनको ये पता है कि ये जनता तुम्हारे के बिना काम, आपके पिताजी ने कुछ नहीं किया, जब बना दिया और इसके बेटे को बना दिया, तो ये तो समीकरणों के इंतजार में रहते हैं कि किस तरह से समीकरण बन जाए, बस किसी भी तरह से घूम फिर के समीकरण बन जाए और तुम बन जाओ। विधानसभा में निश्चित तौर पे बोले होंगे, मैं ये नहीं कहता कि विधानसभा में नहीं बोल रहे होंगे। विधानसभा में सबको बोलना पड़ता है, आपको अपना कोई क्वेश्चन लगाओगे उस पर बात करनी पड़ेगी। मैं उसमें ये भी नहीं कहना चाहूँगा कि नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव कुछ भी नहीं रहा। जो एक विपक्ष का काम होना चाहिए था, ना वो रेवाड़ी में रहा, ना विधानसभा में रहा। विधानसभा में 2-4 बार मैंने बोलते सुना है, ये बात अगर मैं कहूँ फिर बेईमानी हो जाएगी अगर नहीं बोले, लेकिन उसका इफेक्ट कुछ नहीं रहा। और बोलने की ज़रूरत कहाँ है, ये बोले भी कैसे? जो इस इलाके की दुश्वारी का, परेशानियों के जो जिम्मेवार है वो एक ही तो परिवार है। आज भी मैं सुबह लिसाना गांव जब जा रहा था तो गोकलगढ़ से पहले एक बाईपास जिन्होंने बनाया, जो मोड़ है, यकीन मानना मैं ऑन कैमरा में कभी झूठ भी नहीं बोलता, मेरा खुद का एक्सीडेंट एक ट्रॉले के साथ होता बचा। मैंने अपने ड्राइवर की डांट भी लगाई, भाई ये मौत का चौक है यहाँ से। और मैं गांव में भी अपील करके आया हूँ कि जब भी रेवाड़ी जाओ, चाहे वो गोकलगढ़ हो, चाहे लिसाना हो, चाहे आगे की और गंगा है, चाहे जाट और बीकानेर गंगा है, चाहे वो जो लोग रेवाड़ी आते हैं, जो अनेक लोग उस चौक को क्रॉस करते हैं, तिराया जो बनता है, जो जेड बना दिया, बहुत सोच समझ के रेवाड़ी की तरफ प्रस्थान किया करो और बहुत ही आराम से, तसल्ली से इस चौक को पास किया करो, यहाँ भी और हरिनगर पे भी जाके। ये मौत का जो सामान जो जो लगता है मुझे कि ये हमारे को जो मरने की जो एक गिफ्ट भाई कैप्टन अजय सिंह द्वारा जो दी गई है, कि कहीं भी जो हमारे अनेक जो कारनामे में इस रेवाड़ी हल्के में जगह जगह जो बोल रहे हैं, वहाँ कहीं से बच के आ जाओगे तो इस चौक से बच के जाना बहुत मुश्किल है। तो ये अगर ये सब ये काम अच्छे करते तो शायद इनको किसी भाई अशोक अरोड़ा जी की और शायद वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इनके कारनामे जो घड़ी घड़ी बोल रहे हैं वो सामने, और ये आरोप तो वो लगाए जो झूठ हो, वो सत्यता है। आप जाके देख लो, एक दिन एक बता रहे थे कि सरदार जी का ट्रक पलट गया और वो अपने यूँ बैठ गए वहाँ कॉर्नर पे, उनकी चोट तो नहीं लगी लेकिन गाड़ी उनका ट्रोला पलट गया। वो कहे ओ ये क्या है? बोले मैं सारी दुनिया में गया और ऐसा चोर, ऐसा जेड मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा, क्योंकि सरदार लोग बड़ी मेहनती कौम है। वो पूरे कनाडा में भी ट्रक चलाने का काम करते हैं, अमेरिका तक ड्राइवर का काम करते हैं, और वो सबसे ज़्यादा अगर आप इस लाइन में देखोगे तो सरदार कम्युनिटी के लोग हैं। वो अचंभित था, अभी ऐसा भी कहीं बाईपास हमने नहीं देखा। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वां अजूबा भाई कैप्टन अजय सिंह ने हमारे गिफ्ट में सौगात के तौर पर रेवाड़ी के लोगों को रस्सी की ज़रूरत नहीं है, सल्फास भी खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है, उस रोड पे चले जाओ, अपने आप यमराज के दर्शन हो जाएंगे। तो आपके सामने जो काम किया, साबी नदी में गंदा पानी ले जाकर छोड़ दिया। आज भी धारोड़ा के बस स्टैंड के ऊपर जो वहाँ हमारी एक दलित बस्ती है, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे, इनके बच्चे तो नहाते स्विमिंग पूलों में, शानदार 100 करोड़ रुपए फ्लैट में। और वो हमारे जो दलित बस्ती है, गरीबों की बस्ती, जिनके नाम पे अभी वोट लेना चाहेंगे, अगर कांग्रेस को वोट दे दो, वो बच्चे उस गंदे पानी में किस तरह से नहाते हैं आप देखिए ना। जरा सी बारिश हो जाए, बच्चे कूद के उस पानी में नहाते मिलेंगे आपको। साबी नदी की हाल देख रहे हो, इंडस्ट्री एरिया का, इंडस्ट्री एरिया की जो धारोड़ा इंडस्ट्री एरिया है उसकी सबसे बुरी गंदी हालात है। रेवाड़ी का जो स्टेडियम है उसमें नौजवानों के लिए कोई फैसिलिटी, कोई चीज़ नहीं करा पाए। उसमें भी अगर आप घूमने लगो तो वो ऐसा ट्रैक बना हुआ है जिस पे पता नहीं कहीं से कहाँ से फ्लाइज लाकर डाल दी, और उस पर जो बच्चे दौड़ते हैं गर्मी में तो वो उड़ती है और बच्चों को सांस के साथ अंदर जाती है। कहाँ कहाँ इनको कहें, आपकी ANM और GNM की क्लासें नहीं लगने दी यहाँ यूनिवर्सिटी में, आपकी लॉ की क्लासें नहीं लगने दी, अपनी शिक्षण संस्था ने खोल रखी है। आज भी हर चौक और चौराहे पे बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं जिन पे मेरे भाभी जी का फ़ोटो है, भाई साहब का फ़ोटो है, मेरे भतीजे का फ़ोटो है, वो हर चौक पे लग रहे। देखिए होगा जहाँ जहाँ आपने देखना है कि व्यापार, शिक्षा के व्यापार हम करेंगे। पेट्रोल पंप, हमारे जो पेट्रोल पंप से तेल डलवाएगा उसका चालान नहीं होगा जब इनकी सत्ता थी। आपकी क्या नाम है, कूड़े उठाने का ठेका भी हमारे पास रहेगा, हमारी क्या नाम ये आपकी हीरो होंडा मोटरसाइकिल भी हमारे पास रहेगी।
और कोई अनेक टेंडर हमारे पास रहेंगे, टाइल बनाने की फैक्ट्री हमारे पास रहेगी, ठेकेदारी हमारे पास रहेगी, सारी नौकरियां 32 नौकरियां ये अपने घर में ले गए। और वो छोटी नौकरियां नहीं ले गए, ये तो संविधान ने इनको अधिकार नहीं दिया। नहीं तो ये जो आमजन को कोई पटवारी या छोटे मोटे कोई बेलदार चौकीदार लगे, अगर इनको मौका लग जाए और इनको ये हो जाए कि भाई इनके कुत्ता बिल्ली गाय भैंस भी लग सकते हैं, वो संविधान में अधिकार नहीं दी, उनको भर्ती कर ले और उनकी सैलरी भी यही ले। तो ये जो हालात इस इलाके की है वो सबके सामने। अब ऐसी मज़ेदार बात कहीं मिलेगी। रेवाड़ी में अभी तो टिकटें फाइनल नहीं हुई है। चुनाव का माहौल टिकट वितरण के बाद ही सही ढंग से बन पाएगा। अभी तो वन वे ट्रैफिक है, चिरंजीव राव मैदान में घूम रहे हैं, उनके पिताजी कैप्टन अजय सिंह यादव भी चिरंजीव राव के लिए मेहनत कर रहे हैं। इधर सतीश यादव हैं, वो घोषणा कर चुके हैं चुनाव लड़ेंगे अवश्य। भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो पहले कह चुके हैं कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो 2 कैंडिडेट तो मैदान में हो गए, चिरंजीव राव को ऑलमोस्ट टिकट मिलना ही है। तीसरा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का अभी माना जा रहा है कि मंजू यादव वो उम्मीदवार होंगी, लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं करती है तब तक हम आधिकारिक रूप से किसी का नाम भी नहीं ले सकते। लेकिन एक संभावना है कि मंजू यादव उम्मीदवार हो सकती है और सतीश यादव, चिरंजीव राव और मंजू यादव के बीच ये मुकाबला होगा। रेवाड़ी में मुकाबला देखने को मिलेगा, ऐसा लग रहा है। जब हम देखते हैं ये अहिरवाल बेल्ट है पूरी की पूरी, जो हम देखते हैं गुड़गांव से नारनौल तक जो है, यहाँ अहिरवाल बेल्ट में भाजपा का बोलबाला दिखता है। और जीटी रोड बेल्ट पर जाएंगे तो वहाँ भी भाजपा का बोलबाला दिखता है। लेकिन जैसे ही हम इधर से रोहतक, सोनीपत, जींद, हिसार का आधा हिस्सा, भिवानी का आधा हिस्सा, सिरसा, इन क्षेत्रों में जाते हैं तो भाजपा का जो विरोधी दल है, भाजपा के जो विरोधी दल है मुख्य रूप से कांग्रेस, वही प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में सामने है। और कांग्रेस भाजपा का राह रोकती दिख रही है उस क्षेत्र में। जो बहुत इनिशियल स्टेज है, ये कल से चर्चा चली है। मुझे नहीं लगता जिस तरह की चर्चाएं आ रही है उस तरह की सीटें आम आदमी पार्टी को दी जाएगी। हाँ, इंडिया गठबंधन को मजबूत रखने के लिए, कुछ चेहरों को साथ रखने के लिए 1-2 सीट कहीं पर दी जा सकती है। अभी मुझे नहीं लगता जो 5 सीटों की, 4 सीटों की बातें चलती इस तरह का कुछ होगा, क्योंकि कांग्रेस अपने दम पर हरियाणा में काफ़ी मजबूत है। लेकिन मैत्री मैच न हो, इसके लिए सबसे ज़रूरी को 1-2 सीट उनको दे सकते हैं। 1 सीट समाजवादी पार्टी को दे देंगे तो भी उनको संतुष्टि रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, आज के दिन अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में तो मोदी मैजिक भी था, मोदी का चेहरा सामने था। अब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, तो हम देखते हैं तो इस समय कांग्रेस का अपर हैंड लगता है। लेकिन ये अभी लगता है, कांग्रेस में जो भीतर की लड़ाई है वह कांग्रेस में इतनी तेज़ होगी, अगर इतनी तेज़ हुई तो कांग्रेस को काफ़ी नुकसान होगा। कांग्रेस अगर बैकफुट पे रहेगी तो अपनी वजह से रहेगी, जनता की वजह से नहीं रहेगी। जनता एंटी इनकम्बेंसी के कारण इस समय कांग्रेस को समर्थन देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस अगर समर्थन लेने लायक नहीं बनेगी तो ये कांग्रेस का कसूर होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अगर रणनीति मजबूत बना पाई, जैसे बूथ स्तर तक वो मैनेजमेंट कर रही है, जिस तरह का काम उनका ग्राउंड लेवल पर चल रहा है, अंडरग्राउंड भी चल रहा है जो दिख नहीं रहा है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बैक फुट से फ्रंट फुट में आ सकती है। तो हम कह सकते हैं मामला पहले की तरह 50-50 का है। जो अच्छा मैनेजमेंट करेगा वो चुनाव जीत जाएगा। लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक नहीं चलेगा, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं शहरी क्षेत्रों में, जब हम बादशाहपुर की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, रेवाड़ी सिटी की बात करें, नारनौल सिटी की बात करें, तो जब शहरी क्षेत्रों की हम बात करेंगे, जैसे भिवानी सिटी की बात करें, हिसार सिटी की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी का कैडर वहाँ मजबूत नज़र आता है। रूट लेवल तक भाजपा ने जो काम किया है वो शहरों में नज़र आ रहा है। टिकटों की खींचतान हमेशा ही रहती है। 2014 में भी राव इंद्रजीत को 4 टिकटें उनके समर्थकों के लिए दी गई और बाकी टिकटों पर उनकी सहमति ली गई। चाहे वो राव अभय सिंह थे, चाहे सीताराम थे, राव इंद्रजीत ने सहमति दी थी उन नामों पर। 4 टिकटें उनके अपने चहेतों को मिली थी। जैसे आप मान लीजिए नारनौल से ओम प्रकाश जी थे, विमला यादव थे पटौदी से, और विक्रम यादव कौशली से थे, विमला चौधरी पटौदी से थी। तो इस तरह जो 4 टिकटें उनको डॉक्टर बनवारी लाल बावल से थे तो 4 दी गई थी। 2019 में टिकटें कम की गई, लेकिन रेवाड़ी में सुनील मूसेपर को दी गई थी। इस बार उनको लगता है 5-6 टिकटें कम से कम राव इंद्रजीत के चहेतों को दी जाएगी, यानी उनके डेडिकेटेड समर्थकों को, और शेष अहिरवाल की जो टिकटें हैं उनमें राव इंद्रजीत की सहमति लेने का प्रयास होगा। देरी सभी पार्टियां रणनीति के तहत करती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस पहले सूची जारी करे, कांग्रेस चाहती है कि पहले भारतीय जनता पार्टी सूची जारी करे। तो दोनों एक दूसरे की सूची का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी टाइम लेंगे जो है दोनों पार्टियां, और सूची जारी भी होगी तो उन लोगों की होगी जहां पर
जैसे कोई कट नहीं लगना है, उस सूची में कोई संशोधन नहीं होना है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जैसे चिरंजीव राव की टिकट है वो घोषणा कर दी जाएगी, भूपेंद्र हुड्डा की टिकट है वो घोषणा कर दी जाएगी, यानी जिनको लड़ना ही है कांग्रेस में उनकी टिकट पहले घोषित कर दी जाएगी और जहाँ विवाद है उनको होल्ड पर रख लिया जाएगा। चेहरे आने दीजिए, अभी चेहरे नहीं आए, चेहरे जैसे ही मैदान में आएंगे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अभी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव तब उठेगा जब भारतीय जनता पार्टी के चेहरे मैदान में आ जाए। समीकरण तो फिर बात वही आती है, समीकरण तो लोकसभा चुनाव आधार बनते हैं इसका, क्योंकि लंबा समय नहीं हुआ है लोकसभा चुनाव को समाप्त हुए, थोड़ा ही है, बात ताज़ा है। जो विरोध लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का, मैं समझता हूँ उसका असर तो विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है कि आखिर टिकट वितरण में देरी क्यों। सबसे बड़ी बात ये हो रही है वो ये है दोनों ही दलों में, भाजपा में भी और कांग्रेस में भी। जहाँ तक मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियाँ एक दूसरे से डरी हुई हैं। डरी हुई इसलिए है कि उनको ये लगता है, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर, क्योंकि टिकटार्थियों की लंबी लाइन है इनके पास में, भारतीय जनता पार्टी के पास भी कांग्रेस के पास भी टिकटार्थियों की लंबी लाइन है। इनको डर ये है कि अगर भाजपा को डर ये सता रहा है अगर हम टिकट डिक्लेयर पहले कर देते हैं तो टिकट तो एक को मिलनी है, जबकि कैंडिडेट 4-4, 5-5, 10-10, 15-15 एक सीट पे। तो इनको ये डर है कि कहीं वो बागी ना हो जाए और बागी होकर दूसरी पार्टी में ना चला जाए। अगर वो कांग्रेस में चलेगी, अगर कांग्रेस में भाजपा के चले जाते हैं तो विपक्ष को मुद्दा मिल जाएगा, जनता को भी एक मिल जाएगा कि भाई पार्टी में भगदड़ मच गई है, इसका मतलब पार्टी का ग्राफ गिर रहा है भाजपा का। तो इसलिए एक तो ये कारण है कि टिकट में देरी हो रही है, देरी शायद ये कारण भी मान लेते हैं कि टिकट इस वजह से देर कर रहे हो। और दूसरा ये है कि कभी हमारे ही आदमी बगावत ना कर बैठे, तो इसीलिए यही स्थिति कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस भी नहीं कर पा रही है। कांग्रेस में 54 आदमी ने एक में 2556 पूरे हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पे 2556 लोगों ने आवेदन किए हैं टिकट के लिए। टिकट मिलनी है 90 का मतलब है 2500 ऐसे वो कैंडिडेट हैं जो टिकट की इंतजार कर रहे हैं टिकट का, उनको नहीं मिलेगी तो उनका क्या होगा। ये भी डर इनको भी सताता है, कांग्रेस को भी सता रहा है ये डर, टिकट तो एक को मिलेगी, कहीं वो बागी ना हो जाए। तो ये है कि भाई दोनों ही पार्टियों को बड़ा डर सता रहा है इसमें, और इसी शायद लेट हो रही है। फिर भी अगर ये है कि हम रेवाड़ी की बात कर लें कि टिकट किसको दी जा रही है, कांग्रेस ने भी पूरा क्लियर कर दिया है कि जो 2 बार चुनाव हार चुका उनका ये जमानत जब्त होगी, उनको वोट टिकट नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ ऐसा ही किया हुआ है कि जो जनाधार वाला है उसी को हम टिकट देंगे। अब हम रेवाड़ी ज़िले के 3 विधानसभा सीटों की बात कर लें तो रेवाड़ी में 2 गुट हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 धड़ों में बटी हुई है। धड़े का मतलब है और नकली और असली, भाजपा भी उसको कह सकते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि असली है ये नकली है। अब राव इंद्रजीत सिंह का ग्रुप है, राव इंद्रजीत सिंह के ग्रुप को अगर टिकट मिल जाती है तो दूसरे आदमी खिलाफ हो जाएंगे, और अगर दूसरे को मिलती है तो राव इंद्रजीत सिंह का ग्रुप है वो इनकी मदद नहीं करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ भी संकट रहेगा एक तरह से। अब भारतीय जनता पार्टी को अगर संकट से उभरना है तो स्ट्रिक्ट ऑर्डर निकालने पड़ेंगे कि किसी को भी टिकट मिले भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़े, तभी उसी काम बन सकता है। तो यहाँ मैं जहाँ तक समझता हूँ जो सूत्रों से खबर आ रही है कि अगर राव इंद्रजीत सिंह गुट को टिकट मिलती है तो आई थिंक सुनील मूसेपुर या उनकी पत्नी का नाम सबसे पहले नंबर पे आ रहा है। और अगर संगठन की चलती है, भारतीय जनता पार्टी की चलती है, इंद्रजीत को इग्नोर करके वो चलाते तो रणधीर सिंह कापड़ीवास को शायद टिकट मिलने की संभावना नहीं हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इतिहास दोहराया जा सकता है। उसका कारण है कि डिवीज़न ऑफ वोट जो है कांग्रेस प्रत्याशी कोई भी हो, अब शायद चिरंजीव राव की वैसे तो फाइनल मानी जा रही है, लेकिन अगर वो लड़ते हैं तो वो निकल जाएंगे, और अगर दूसरा भी कोई प्रत्याशी होगा सपोज कर लो, हालांकि उसकी उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी, तो उसको भी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट बट जाएगा। तो इनको ये सीट निकालने के लिए तो एकजुट होना ही पड़ेगा, और पार्टी हाईकमान को इस मामले में पूरी तरह संज्ञान लेके और अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को ये पूरी हिदायत देनी पड़ेगी कि आपके क्षेत्र से आपकी मतभेद है जितने भी है उनको भुला के आप काम करें, और आपकी वजह से आपके मतभेद के कारण सीट जानी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने का मूड में है, पूरी तरह से मूड में। बावल कोसली में भी यही हाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बावल में कई नाम हैं,
मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भी OSD रह चुके, अभिमन्यु भी चुनाव मैदान में है। इधर राविंदरजीत सिंह ने अपने रवि बाबूजी है जो रविंदर उर्फ रवि बाबूजी जो है वो भी लगे हुए हैं और उनके 40 साल से वो 40-45 साल से राव साहब के साथ है। तो उन्होंने शायद जो सुनने में आ रहा है उन्होंने उनकी पैरवी की हुई है। इधर राव साहब की और पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर की ठनी हुई है, तो राव साहब बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अभिमन्यु को टिकट मिले। इधर जो है क्या नाम है विक्रम यादव जो है वो भी राव साहब ने ही पहले टिकट दिलाई थी और मंत्री बने थे, लेकिन उनसे वो दूर चले गए, तो राव साहब नहीं चाहते कि उनको भी टिकट मिले। रही है सीटिंग MLA लक्ष्मण सिंह यादव की। अब एक बार MLA बन गए हैं वो, तो शायद राव साहब ये सोचते हैं अब कि दोबारा मौका मिलना चाहिए। और अगर राव साहब की चलती है तो रवि बाबूजी को शायद टिकट मिल सकती है, और संगठन की चली तो दूसरे नंबर पे अपने लक्ष्मण सिंह यादव ही है। उसमें रही है बावल की। बावल में इस बार राविंदरजीत सिंह जी ने एक नाम और भेजा है बनवारी लाल के खिलाफ में, क्योंकि आप ऐसा सुनने में आया है और सूत्र भी ये बता रहे हैं कि बनवारी लाल का विरोध है वहाँ, और 10 साल हो गए एंटी इनकम्बेंसी भी वो उसमें काम कर रही है। और व्यक्तिगत रूप से भी कुछ ऐसी जगह है, अभी मैं बीच में सुन रहा था किसी का, एक न्यूज़ चैनल चला रहे थे, बालावास गांव है और भाड़ावास, उनके लोगों ने स्पष्ट रूप से कुछ लोगों ने कहा है कि बनवारी लाल पिछले 5 साल में केवल एक बार हमारे गांव में आए हैं और अब उनको टिकट हम नहीं देंगे। ऐसी स्थिति शायद और भी गांव में हो, मुझे पता नहीं, जो मैंने सुना है मैं वही कह रहा हूँ। तो राविंदरजीत सिंह भी ये चाहते हैं कि दूसरा आदमी आए। अब देखो फिर बात वहीं आ जाती है, क्योंकि डॉक्टर बनवारी लाल ने 10 साल के पीरियड में संगठन से काफ़ी बनाई है। बेशक राविंदरजीत सिंह से इसी वजह से दूरी हो, लेकिन डॉक्टर बनवारी लाल ने काफ़ी अपना ऊपर तक जुगाड़ बनाया हुआ है और उसी के आधार पे हो सकता है उनको दोबारा टिकट मिले, वरना राविंदरजीत सिंह ने तो किसी और का नाम दे रखा है। अब देखो ऊँट किस करवट बैठता है, ये राजनीति है, और राजनीति और क्रिकेट में तो पता ही नहीं लगता कि बॉल आखिरी बॉल पे क्या हो जाता है, ये देखने वाली बात होगी। नहीं, कांग्रेस से काफ़ी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। 54 आदमी है, 52 या 54 आदमी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक तो वहाँ लोकल और बाहरी का मुद्दा उठा हुआ है। अब कई तो है जो अभी आए हैं, अभी मैं बात करूँ तो डॉक्टर पवन है, कोई जो आए हैं अभी, फर्स्ट टाइम उनका नाम सुना है। पहले सुना है कि वो भारतीय जनता पार्टी में HPSC के मेंबर थे, अब वो छोड़ के आए हैं और यहाँ उन्होंने प्रोग्राम भी कराया है, तो उनको बाहरी लोग मान रहे हैं। इसी तरह टीकाराम जूली है, वो टीकाराम जूली के भाई है मुकेश जूली, उनको भी बाहर का लोग मान रहे हैं। और जनता की आवाज़ ये है कि हमें तो लोकल आदमी चाहिए वहाँ का। तो मुझे जहाँ तक लगता है, अगर लोकल आदमी में 54-52 आदमी जिन्होंने ये आवेदन किया है, उनमें से ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी चर्चित चेहरे पे दांव खेलना चाहती है, और चर्चित चेहरे में वहाँ अपने नीलम भगवाड़िया, शकुंतला भगवाड़िया जी की बेटी है, उनका काफ़ी अच्छा ग्राउंड है। शकुंतला भगवाड़िया कितनी फेमस रही है, कितनी बार मंत्री रही है, कितनी बार MLA रही है, किसी छिपा हुआ नहीं है। दूसरा डॉक्टर रंगा है, काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं वो कांग्रेस में, मंत्री भी रह चुके हैं पहले, वो भी चर्चित चेहरा है। तीसरे चौधरी जसवंत सिंह बावल है, वो भी एक चर्चित चेहरा है। अब देखते हैं कि पार्टी किस पे ज़्यादा विश्वास करती है, किसको ज़्यादा जनाधार वाला मानती है, किसको मानती है कि ये सीट हमें निकाल के हमारे हाथ में दे देगा। तो ये देखने वाली बात होगी। अभी 1-2 दिन में, आज कल में टिकट फाइनल हो ही जाएगी, सब कुछ पिक्चर सामने आ जाएगी। सारा असर पड़ रही है जी, किसान भाजपा के कोई हक में नहीं है, और इस सरकार के बिल्कुल खिलाफ किसान वोट देगो, और जो किसाना का हक की कोई सरकार अपनी बनावेगो, नहीं तो किसी को समर्थन करेगो। और चटोनी साहब का ये आदेश आ गया है, लेकिन ये सच्चाई है, किसान इस भाजपा सरकार को कोई वोट नहीं देगो। सारी नाराजगी हैं, इब कह तो दी सी, लेकिन कुछ कर तो नहीं रहे हैं। समय पे गलत बरसात हो जैसे तो मुआवजा में लेने, ना हुए तो में लेने, सारा ही काम इस सरकार ने उल्टा कर रखा है। ऐसे किसान के प्रति कोई ठीक काम नहीं करियो। ये तो किसान ठाडा सी जो इतना साल पढ़ा रहा तो क्या मैं ले रहा, नहीं तो ये सरकार ने तो ऐसा कानून बना दिया था जो किसान के तो सारा ही खिलाफ था। यह नाराजगी तो किसान के दिमाग में इतनी गहराई से बैठ गई कि सरकार का तो ये आगे पंजा किसान लागन देगो भी नहीं। आप देख लियो हरियाणा में कोई 10-5 सीट की तो मैं कह नहीं सकूँ, 10-15
बाकी तो इनकी कोई सीट ही नहीं है। कभी इलेक्शन ने डेट बढ़वा दी ही, अरे इलेक्शन मानसा कैंडिडेट वोटर तो वही हैं, वो तो नहीं बदलना है। फिर इनका सोच, ये तो इनकी अपनी सोच है। ये तो जयंती मनाई सी, काचा काटिया से, लेनो देनो कुछ नहीं सरकार को। इसलिए इनके सोच इनकी ठीक है, तो ये कानून बना के सबके महनेकों से और पेश कर दी, बात खत्म हुए। किसान की नाराजगी तो आप ही सारी खत्म हो जाए, और किसान तो इनके सारे लागे कुछ करें तो, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं कर रही, ना नीचरली कर रही ना ऊपरली कर रही। ये इलेक्शन आ रहा है कि ये कितनी फसल खरीद लेगा आप बता दो, या बात खत्म होती है इलेक्शन की। आप तेल देख लियो, गैस सिलेंडर देख लियो, और ये और जो खाद बीज का रेट से वे देख लियो, बिजली का बिल देख लियो, किराया भाड़ा देख लियो, सारा एक काम किस मेड़ में करेंगे ये? बीजेपी से, सरकार से किसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनकी तो सच्ची बुझो दिल और आत्मा से, इन लोगों की तो शक्ल देख के भी किसान खुश नहीं है। संतुष्टि तो बहुत दूर की बातें हैं। तो लोकसभा में तो कसर भी रहेगी, कई तरह की कहानियाँ थी, और अब जो है अब तो प्योर हरियाणा को मामलों से, हरियाणा का किसाना गेल, पंजाब का किसाना गेल, यूपी का किसाना गेल देख लो ने। पीछे से आप यूपी की हिस्ट्री उठा के देख लो, उसको क्या आदमियों से अखिलेश में लोग क्यों चावन लग गया, कुछ हक में है किसानों के। सत्येंद्र प्रसाद बोल रहा हूँ आपके सामने। बात यह है कि माहौल इलेक्शन का अभी शुरू नहीं हुआ। पार्टियाँ, कांग्रेस पार्टी का सिटिंग एमएलए है, उसके बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि अपोजिशन में रह के अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए अपोजिशन के विधायक को जो रोल अदा करना चाहिए वो कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायक चिरंजीव राव ने किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं बिना लाग लपेट के बात कह रहा हूँ। जहाँ तक इस समय सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा का सवाल है, चर्चाएं खूब आ रही हैं, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि यद्यपि टिकट यहाँ राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन से आशीर्वाद त्रिवाड़ी की मिलनी है, मेरा निवेदन है कि किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल बैकग्राउंड के व्यक्ति को टिकट मिलनी चाहिए, नहीं तो हालात बढ़िया नहीं रहते। एक यहाँ से इलेक्शन लड़ने के दावेदार सतीश यादव हैं, पूर्व जिला प्रमुख रहे हैं, जिला बार एसोसिएशन के प्रधान रहे हैं, दोनों ही जगह उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। देखो ऊँट किस करवट बैठता है। इलेक्शन की अभी पन्ने उल्टेंगे, टिकटों का बंटवारा होगा। भाई चिरंजीव राव की टिकट तो निश्चित है, मौजूदा विधायक है, कांग्रेस का आज दिन अपराध दिखलाई पड़ता है, लेकिन इलेक्शन धीरे धीरे जब चलेगा तो आखिर तक बिल्कुल नेक टू नेक फाइट बन जाएंगी। हमारे यहाँ निर्दलीय कैंडिडेट का भी बेहतरीन रोल रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। आगे देखो क्या होता है। नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो ये अभी चल रहे हैं इलेक्शन के, हमारे यहाँ विधानसभा के, हमारे रेवाड़ी का माहौल बहुत ही बढ़िया है। सब व्यापारी भाई बहुत खुश मिजाज हैं और कोई भेदभाव नहीं है। सब अपने अपनी पार्टियों को लेकर चल रहे हैं, कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में है, कोई और पार्टियों में है। हमारा जो व्यापार है जीवली बाज़ार का, जो जीवली बाज़ार में मैं प्रधान हूँ, उसमें सारे व्यापारी मैक्सिमम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की बोलबाला बचा रहे हैं। और हमारे आसपास जो देख रहे हैं वो बीजेपी से भी हैं, लेकिन अभी माहौल कुछ भी नहीं पता लग रहा कि क्या माहौल चल रहा है। आप भी बता सकते हो आपके चैनल से कि लोगों को क्या रुझान रहेगा, आप भी बताओगे। लेकिन हमारे यहाँ इस व्यापार बाज़ार के अंदर ज़्यादा कांग्रेस का बोलबाला है, हमारे सारे व्यापारी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं।
क्योंकि बीजेपी से काफ़ी लोग परेशान हो चुके हैं। हमारे यहाँ पे 10 साल हो गए, आज तक बाज़ार में कोई पूछने नहीं आया कि सड़क का, बिजली का, पानी का, सीवर का कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन अब आगे चेंज होने का संभावना है, जैसे व्यापारी लोग कह रहे हैं। व्यापारियों को तो क्या समस्या होती है जी, बिजली, पानी, रोड, सीवर, ये 4 चीज़ चाहिए हर आम आदमी को। बाकी तो अपना व्यापार जो कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन हमारे इस बाज़ार में, इस शहर के अंदर व्यापारी बहुत परेशान है। हर जगह रोड टूटा हुआ है, पानी भरा हुआ है, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो जो सरकार तो देखो जी, अब जो भी आएगी, अगर वो बढ़िया काम करेगी तो दोबारा आ जाएगी, नहीं तो फिर कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा। हम तो जैसे है सरकार, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, बाकी सब लोगों के हाथ में होता है। देखो जी, व्यापारी का तो सबके साथ हाथ जोड़ के चलने वाले का काम है जी। हम तो टैक्स भरते हैं, प्रॉपर GST भरते हैं, फिर भी हमारे को कोई 1% की भी सहूलियत नहीं है। हमें तो इतना मालूम है। अभी हम तो यही चाहते हैं भाई साहब, हमारे बाज़ार में बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे और नीट एंड क्लीन रहे। कोई भी प्रॉब्लम हो 1 मिनट में हल हो जाए। यहाँ पे कोई ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्राइम तो देखो जी, हमारे यहाँ पे फिर भी बहुत कम है। ऐसा कुछ बदमाशी वगैरह कम नहीं, वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो आ रही है कि भाई कोई बदमाशी करता है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ व्यापार के हिसाब से ठीक है, माहौल बिल्कुल सही है, भाईचारा सबका बढ़िया है। हमारे यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अब क्या ये करते हैं, और सरकार और पार्टियां वो हिंदू मुस्लिम करती हैं, हमें इनसे कोई मतलब नहीं। हमारे पास हिंदू भी आते हैं कस्टमर, मुस्लिम भी आते हैं, सारे हमारे पास कस्टमर आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं दिनेश कपूर, वीर भगत सिंह दल का रेवाड़ी जिले का प्रधान, हमारा परिवार संस्था का संयोजक और अनेकों सामाजिक संस्थाओं में अपनी सेवाएं देने का लगातार पिछले कई वर्षों से मेरा सौभाग्य मिला है। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव शुरू होने वाले हैं और 5 सितंबर से इनका नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। ये लोकतंत्र का एक ऐसा पर्व है जो भारत जैसे विशाल देश के लिए पूरे विश्व में एक बड़े लोकतंत्र के रूप में हम अपने देश को देखते हैं। और रेवाड़ी की जनता तो सामान्यतः हम देखते हैं कि बहुत शांतिपूर्वक इस पर्व में पूरा अपना हिस्सा भी लगाती है और इसमें अच्छे योग्य उम्मीदवार को आगे लाने का प्रयास भी करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हम जिस तरह हमारे देश के चारों ओर, जैसे बांग्लादेश में बहुत अराजकता फैली है अचानक, और उसके कारण हमारा हिंदू समुदाय खतरे में पड़ गया है। और मोदी जी के कुछ कम सीटें आने के कारण देश में देश विरोधी गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं। जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं मिलिट्री पर जो हमले ज़्यादा हुए पहले से तेज। तो ऐसे माहौल में लगता है कि हमें कुछ ऐसी, हरियाणा में भी ऐसी सरकार लाने की आवश्यकता है जो राष्ट्रवादी ताकतों के हाथ मजबूत करे और देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के उसमें जो हम मिलकर आतंकवादियों को मुकाबला कर सकें। होना चाहिए। रेवाड़ी में समस्याओं का तो मानो अंबार खड़ा है, सड़कें भी ठीक नहीं हैं, शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी बड़ी खामियां हैं। और यदि हम कहें कि चिकित्सा का क्षेत्र, तो सरकारी अस्पताल भी केवल एक दिखावा मात्र बने रह गए हैं। आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को उम्मीद होती है कि सरकारी अस्पताल में जाकर जहाँ करोड़ों रुपए उनकी सुविधाओं के नाम पर गवर्नमेंट देती है, वो मान लो एक दिखावटी सफ़ेद हाथी जिन्हें कहते हैं, वो बनकर रह गए हैं। वो सुविधाएं आम व्यक्ति को नहीं मिल पा रही। हम जो आने वाली सरकार ऐसी आए जो शिक्षा और चिकित्सा जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, और साथ में व्यापारियों की सुरक्षा। वर्तमान में कुछ व्यापारियों के साथ ऐसा माहौल बन चुका है जहाँ भी जो चाहे गुंडा बदमाश वो आकर वो गोली चला जाता है, व्यापारी को मार भी जाता है, लूट भी जाता है। व्यापारियों में पूरी तरह से असुरक्षा का माहौल बन गया है। आने वाला जो भी हमारा जो प्रतिनिधि बने वो सुरक्षा की तरफ ध्यान दे। चिकित्सा और शिक्षा का जो हमारा जो ढांचा लड़खड़ा चुका है, लगभग बेकार हो चुका है, उसमें मूलभूत सुधारों के लिए वो प्रयास करें। हम ऐसी कामना करते हैं। वर्तमान में हमारे विधायक चिरंजीव राव हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, तो उनके सामने तो सीधी सीधी बात यही आती है कि वो सत्ता में नहीं है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाए। तो जो पार्टी सत्ता में होती है उसी से ही उम्मीद की जा सकती है कि वो सुधारों में अपना अधिक से अधिक काम करने पर अपने
जनता के सामने खड़ी उतरने का प्रयास करें। भाई हम तो ऐसा प्रतिनिधि चुनेंगे, आज हमारा एक वोट हरियाणा में, रेवाड़ी में ही नहीं बल्कि पूरे देश पर उसका असर आता है। हमारा वोट ऐसे व्यक्ति को जाए जो हमारे रेवाड़ी के साथ साथ हमारे देश की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखे, क्योंकि देश के चारों ओर भी चाइना, अमेरिका जैसे लोग दुश्मन या वैसे वो देश हैं जो भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। हमारे एक रेवाड़ी में हमारा दिया वो वोट हमारे देश को भी मजबूत करे और रेवाड़ी में भी व्यवस्था परिवर्तन में वो जो है अपनी भूमिका हो। बहुत बहुत मेरा नाम लील मक्कड़ है, ये भाड़ावास गेट पर मेरी दुकान है जी। और चुनाव की तो भाई जनता तो काम मांगती है, जो काम देगी सरकार वही आएगी जी। रेवाड़ी की घनी समस्याएं हैं, कई समस्याएं हैं जिनका आज तक समाधान ही ना हो। सड़कें सारी टूटी हुई पड़ी हैं, सीवर सारे जाम हैं, पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है। कम से कम ऐसा पीने को पानी तो जो कि मतलब एक फ्री में आती है व्यवस्था तो भाऊ जी, ये तो फ्री में आती है, इसमें भी पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आवे। अब जरा ये पानी नहरों में ज़्यादा आ गया है, इस वजह से रोज़ नल आ रही है, नहीं तो पानी एक दिन छोड़ के कभी 15-20 मिनट कभी ये। जब तक पब्लिक तो यही चाहेगी, उसी को वोट देगी जो समस्या का समाधान करेगा। वादा तो सारा कर जावे जी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बाद में कुछ करे तब है ना जी। ना जी कोई सुविधा ना हुई, ये तो हमने आज मेरे ख्याल से 50 के आसपास होएगी मेरी उम्र भी, हम तो आए थे कि देख रहा यहाँ पानी कभी कभी पानी की निकासी कोई इंतजाम नहीं है। हम छोटे छोटे 10-15 साल का जब ये सीवर बना था, कितना 6 इंची 4 इंची इतना, यानी अब क्या सीवर की ज़रूरत है कम से कम 12-18 इंची की। ये सीवर की समस्या का समाधान हो जाए तो पानी रुके ही ना शहर में कहीं। अब ये नाला बना है, इन नाला में कोई पानी जावे बाबू जी बताओ, निकासी है नहीं शहर में। मेरी दुकान के आगे यहाँ बारिश आ जाए तो आधा घंटा बारिश आई तो 3 घंटा से पहले पानी ना निकले, बताओ हमारे पास कोई पूछन भी ना आवे। अगर सुबह ही बारिश आ गई तो हमारी बोनी बट्टो भी ना आवे, बताओ। ऐसे सरकार में हम तो वोट ही ना देनी चाहिए किसी को, हम तो यही क्या हुआ क्या करनी है ऐसी वोट दे के। नगर परिषद के सामने से देख लो कितना पानी भरा रहा है वहाँ से, वहीं से और आप गोकल गेट तक चला जाओ, 1 घंटा से पहले निकल के आराम से पहुँच जाओ। तो एक सड़क ना 26 साल पहले वो सड़क बनी थी, आज तक वो सड़क ना बनी दोबारा। मेरी शादी से पहले की बात है, 25 साल पहले की बात है, जब परली दुकान पे था जब ये सड़क बनी थी, उसके बाद यह सड़क को ना कोई सर्विस हो ना कुछ। ये देख लो ये यहाँ सीवर का पानी भरे पड़े हैं अब भी ये सीवर के खड्डे हैं, इसमें रोज़ पानी भरते ही 10-15 लोग गिरे। एक वो खड्डो सामने लो भाड़ावास गेट के पास, वह में बुजुर्ग महिला गिर गई 2 दिन पहले यहाँ पानी भरो। वो तो वोट तो क्या करें जब तक कोई मतलब ये ना समाधान भी तो हो ना, वोट तो कोई भी ले लो, हाथ जोड़ के तो सारा ही आ जाता है, लेकिन आगे भी तो काम हो ना। या तो वोट लेने के बाद जब बारिश आवे पानी भरो, फिर पैदल चल के आवे, जब तो मज़ा आया जी। जब पता लगे कितना पानी में निकल रहा है, कितना खड्डा, कोई कहाँ गिर रहा है, कोई क्या हो रहा है। वो सारी समस्या है जी। पार्किंग की तो कोई व्यवस्था ही नहीं, पार्किंग की तो कोई व्यवस्था ही नहीं। हर बार 4 दिन भाई कहते में जी हाँ जी ये व्यवस्था हो जाएगी, पार्किंग हो जाएगी, फलाना हो जाएगा। दिन का ये ज़मीन ले लिए हमने, वाटर टैंक के लिए बड़ी ज़मीन ले लिए ना, तो आज तक वाटर टैंक बना 10-20 साल हो 15 साल होगा, और ना ही कोई पार्किंग की व्यवस्था हुई। आगे पीछे अभी 2 मिनट पहले ही बात हो रही थी भाई अपनी दुकान का कौन दूसरों व्हीकल खड़ो करना देगा, और जब तक पार्किंग की व्यवस्था ना हो, जाम की व्यवस्था ना हो, तो फिर बाजार में काम भी नहीं होता जी। मच्छर मक्खी अभी आप जाके देख लो भाड़ावास गेट के कोने पे ना, यहाँ वॉशरूम है लेकिन इनकी कोई साफ सफाई कभी 4-6 महीना में हो एक बार सफाई। यार प्रभु करते जब बारिश हो जाए, जब सफाई हो जाए, नहीं तो टाटा। भाई सरकार उम्मीदवार की बात है जी, जो काम करे, जो काम दिला सके। झूठी सच्ची बात है जी, मैं पेंशन कर दूंगा, मैं सिलेंडर कम कर दूंगा, मैं बिजली कम कर दूंगा, इससे पार ना पड़े ना भाऊ जी। या तो ठोक बजा के गारंटी वाला काम होना चाहिए, खूब पब्लिक बावड़ी बन ली। अब जो ये लोकसभा का जो चुनाव हुए थे उसके बाद कौन कितना मंत्री शहर में आए बताओ, आज तक किसने मुड़ के देखो इस शहर की व्यवस्था को, आज तक ना आया कोई देखने कि शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब कोई आवे बड़ा जब तो सड़क भी थोड़ी थोड़ी रिपेयरिंग होनी शुरू हो जाए, थोड़ी बहुत रंगाई हो जाए उनकी बात, चलो जिसको टाटा। मैं सुरेंद्र इंदौरा वरिष्ठ पत्रकार हूँ रेवाड़ी में, लंबे समय से यहाँ पत्रकारिता में काम कर रहा हूँ। अभी जो आपने क्वेश्चन किया है कि किसान आंदोलन का विधानसभा चुनाव पर क्या फ़र्क पड़ेगा, सभी जानते हैं इस बात को कि पिछले दिनों लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। लोकसभा चुनाव में
कांग्रेस 0 से उठकर 5 सीटों पर पहुंची है और भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से यूँ कहो कि 5 सीटों पर सीधा नुकसान हुआ है। इसका कारण जो आपने किसान आंदोलन की बात की है उससे काफ़ी असर पड़ा है, देखने को पता लग ही रहा है। किसानों ने दिल खोल कर और कांग्रेस का साथ दिया है और जमकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है। मुझे लगता है कि इस बार भी विधानसभा के चुनाव में भी किसान आंदोलन का असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में किसान जा सकते हैं क्योंकि किसानों की जो इतनी बड़ी समस्याएं थी उस पर सरकार ने, जैसा कि वो बता रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दिया। उनको दिल्ली तक भी नहीं आने दिया, बॉर्डर पर बैठे हैं, आज भी उनका आंदोलन जारी है। नहीं, घोषणा कर दी है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ अगर किसान इससे संतुष्ट हो जाते, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता या उनकी नज़रों में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तभी तो वो आंदोलन पे बैठे हैं ना। कोई ना कोई तो ऐसी बात रही, एक पीस है किसानों के मन में, एक पीस है कि उन्हें इतना लंबा संघर्ष क्यों करने पर मजबूर होना पड़ा। वो इसके लिए सीधा भारतीय जनता पार्टी सरकार को दोषी मानते हैं। नो डाउट कि इस समय भी आप जानते हैं कि किसान आंदोलन पे ही है। अभी कंगना रनौत ने बयान दिया था और उसका कितना विरोध हुआ है ये पूरा देश जानता है। किसानों के बारे में वो गलत बोली है तो कितना आंदोलन हुआ है, किसानों ने उस पर कितना विरोध जताया है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये कहना पड़ा कि उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी की तरफ से हम ऐसे इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। मतलब पल्ला झाड़ रही भारतीय जनता पार्टी भी इस बात से, जबकि वो भाजपा की सांसद है तो कुछ तो जिम्मेवारी बनती है, लेकिन क्या है वो सीधा कंगना रनौत पे ही डाल रही है। और इस बयान के बाद भी कि भारतीय जनता पार्टी ने उस पर एक्शन नहीं किया, किसान इससे भी नाराज़ है और नाराज़ है तो नेचुरल सी बात है कि विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा। देखिए, ये समय है जो चुनाव का समय चल रहा है और काफ़ी प्रत्याशी जो है अपनी अलग अलग पार्टी के टिकट के लिए जोर शोर आजमा रहे हैं और लोगों का भी बड़ा उत्सुक है कि किस पार्टी से किसको टिकट मिले। रही बात रेवाड़ी की है, रेवाड़ी से मेनली 2 ही पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। तो लोगों में तकरीबन काफ़ी जोश है। और रही बात है यहाँ कांग्रेस की, तो तकरीबन जो है लोगों का मानना है और हमारा भी ये एक किस्म से हमारा भी ये मत है कि यहाँ जो कांग्रेस की जो टिकट है वो कैप्टन अजय यादव के लड़के चिरंजीव राव को ही तकरीबन उसको टिकट मिलना ही तकरीबन फाइनल सा ही लगता है। देखिए, जहाँ तक हरियाणा प्रदेश की बात, यहाँ मुद्दे बहुत हैं। एक तो ये है कि यहाँ बेरोजगारी बहुत है कि हरियाणा आज बेरोजगारी के मामले में इंडिया में सबसे पहले स्थान है। यहाँ कोई पक्की नौकरी नहीं दी गई है, सब टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी हैं। बेरोजगारियाँ चरम सीमा पे हो गई। दूसरी बात, लाइन ऑर्डर फेल हो गया। तीसरी बात, जो किसान किसान की जो बहुत मांगे हैं वो कोई पूरी नहीं हुई। यहाँ तक कि यह कि लोग बाग किसान जो है अपना खाद बोने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। तो यानी हर तरह से है, यहाँ कोई डेवलपमेंट की कोई बात नहीं हुई है। यहाँ रही बात है हमें एजुकेशन से, आज हरियाणा प्रदेश दिल्ली के 3 साइड से घिरा हुआ है प्रदेश और सेंटर में बीजेपी की सरकार है 10 साल से। 2 योजना तो तीसरी योजना आ गई है। हरियाणा प्रदेश में भी 10 साल से बीजेपी की सरकार है। आज तक एक भी नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट हरियाणा प्रदेश में नहीं, चाहे वो IIT के मामले में हो, चाहे वो IIMs का हो या कोई NITs हो। यानी जो हरियाणा को जो जरूरत थी एजुकेशन मजबूत करने के लिए, आज तक सेंटर और स्टेट में सरकार होने के बावजूद भी एक भी नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट हरियाणा में डेवलप नहीं हुआ। ये बड़ी दुख की बात है। नहीं कब से चल रहा है, आप इसकी पत्थर लगे है। एक डिफेंस कॉलोनी आज से
कांग्रेस की सरकार में डिफेंस कॉलोनी की नींव रखी है, आज उसका हालत देखो क्या है, कुछ नहीं है। धरती लेवल पे कुछ नहीं, पत्थर लगना और उसको धरातल पर लाना, दे आर डिफरेंट। देखिए कि जहाँ तक बात रेवाड़ी की नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश की है, कि जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा एनालिसिस है इस बात की कि आपके हरियाणा में कांग्रेस की तरफा, ठीक है, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि 70 और 75 के बीच में